नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से मिल रही खबर से करते हुए राजधानी दिल्ली में अंडरग्राउंड कोचिंग सेंटर, पार्किंग की जगह बनी लाइब्रेरी और गले तक गटर में डूबे सिस्टम ने देश के 3 होनहार छात्रों को डुबोकर मार डाला। और अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इस हत्या वाले हादसे के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, सिस्टम की लापरवाही। दूसरा, मानसून से पहले नालियों की साफ सफाई ना होना। और इसके साथ ही तीसरा जो कारण है वो ये है कि बेसमेंट में बनाई गई लाइब्रेरी से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी। गटर में कैसे डूब गया दिल्ली का सिस्टम? ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये पीड़ा उन 3 छात्रों के लिए भी है जो कोचिंग सेंटर में बने मौत के तहखाने में मारे गए। ये गटर में डूब चुके उन सिस्टम के लिए भी है जिसने देश की राजधानी कहे जाने पर इतराने वाली दिल्ली के मुंह पर लापरवाही की कालिक मल दी। दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? तो कौन है जिम्मेदार तान्या, श्रेया और नवीन की मौत का? क्या सिर्फ कोचिंग संचालक, सिर्फ एमसीडी, सिर्फ पुलिस, सिर्फ प्रशासन, सिर्फ सरकार? क्या उन तीनों मौत की जिम्मेदार वो सोच नहीं जिसकी वजह से दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मौत के तहखाने खुले हुए हैं? कुछ दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में करंट से जान गंवाने वाला नीलेश राय खबर था और तान्या, श्रेया और नवीन दर्शक। और अब तान्या, श्रेया और नवीन खबर हैं और बाकी जीवित बचे लोग दर्शक। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर, कितने कोचिंग सेंटर? इसीलिए सवाल है कि आज तान्या, श्रेया और नवीन के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके लिए जो कैंडल मार्च हो रहे हैं, इन 3 छात्रों के लिए जो गुस्सा है, क्या वो दिल्ली को गारंटी दे पाएगा कि अब ऐसा कोई और हादसा नहीं होगा? अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं। बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था। उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। क्या एमसीडी, प्रशासन, सिस्टम या सरकार गारंटी दे पाएगी कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के नाम पर अब कोई अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर खुला नहीं रहेगा? सोचिए क्या स्थिति रही होगी जब भविष्य के सपने देखने वाली आंखें अपने सामने मौत खड़ी देख रही होंगी। तान्या, श्रेया और नवीन कितने छटपटाए होंगे। उन्होंने बेसमेंट में गटर से पानी भरता देखा होगा। उस वक्त जान बचाने की जो चीखें गूंजी होंगी, वो क्या दिल्ली के सिस्टम को जगा पाएंगी, या फिर इन 3 मौतों का शोर दबने के बाद फिर ऐसी ही खामोशी पसरी होगी जो इस वक्त इस कोचिंग सेंटर में पसरी है जहां ये हत्या वाला हादसा हुआ। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ हदेश चौहान नाम का चश्मदीद भी था, जिन्होंने ये वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे वाले वक्त में वो भी बेसमेंट में फंसे थे। हदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तौर पे पहुंची है राव कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सीढ़ियों से पहले देखिए, सीढ़ियों पे आपको बर्बादी की तस्वीर दिख रही होगी, जिस तरह से ऊपर से पानी यहाँ पहुंचा है। हम इधर लाइट इधर दिखाइए, इधर कैमरे को ले जा रही है। देखिए अभी भी यहाँ पानी है। ये बायोमेट्रिक गेट है, 2 तरफ सीढ़ियाँ थी लेकिन बंद भी थी। बायोमेट्रिक गेट की बायोमेट्रिक लॉक होने की वजह से ये दरवाजा आपको दिख रहा होगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो यहाँ इधर दिखाएं तस्वीरें, और लाइट के जरिए अंधेरा है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये पानी अभी भी देखिए, अभी भी पानी लगा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब ढूंढते रहिए कि जिस बेसमेंट में स्टोर और पार्किंग बनाने की परमिशन थी, वहाँ लाइब्रेरी कैसे बन गई। अब पता करते रहिए कि इस लापरवाही के लिए कौन कौन और कितने लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि तान्या, श्रेया और नवीन अब खबर बन चुके हैं और खबर की उम्र नई खबर आने तक ही रहती है।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में गटर में डूब चुके सिस्टम की वजह से 3 छात्रों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर हो रही है सिर्फ और सिर्फ सियासत। दिल्ली में हादसे के नाम पर 3 होनहारों की हत्या कर दी गई। सड़ चुके सिस्टम ने ऐसे 3 बच्चों की जान ले ली जो बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में आए थे। उस दिल्ली के दामन पर 3 बेगुनाहों की मौत एक धब्बा है। हादसा नहीं, हत्यारों को जेल भेजो। दिल्ली में मौत का कोचिंग सेंटर। तीन छात्रों की मौत पर हंगामा। हादसा नहीं है, ये हत्या है, ये भ्रष्टाचार की लेकिन उन अधिकारियों के कान पे जब जू नहीं रही और वो अधिकारी एलजी साहब के अधीनस्थ हैं, तो हम एलजी साहब से ये आग्रह करने आए हैं, झगड़ा करने आए, निवेदन करने आए हैं। जिम्मेदारी पर सन्नाटा। हादसे पर हंगामा जारी, सियासत भारी। पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं। एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के पास क्या है? दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर पर हंगामा जारी है, लेकिन जिम्मेदारी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल ये है कि जिन 3 छात्रों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इस घटना से क्या सबक लिया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गटर में डूब चुके सिस्टम की वजह से 3 छात्रों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर हो रही है सिर्फ सियासत। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाकर और थाली बजाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। सामने देख सकते हैं कि दिलीप पांडे यहाँ पर मौजूद है और सारे जो विधायक जो हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, वो यहाँ पे इस वक्त पूरी तरीके से एलजी के अगेंस्ट पर पूरी तरीके से यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और सीधे तौर पर कहा डिसिल्ट ना करने वाले अफसरों का प्रश्न करो, क्योंकि डिसिल्टिंग एक बड़ा इशू है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ है और स्टूडेंट्स की मौत हुई है। बीजेपी छात्रों की मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एलजी पर आरोप लगा रही है कि एलजी दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से दिल्ली की ये हालत हुई है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ये हत्या हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार ना करते हुए सिल साफ किए होते, अगर आपने जो बच्चों की कंप्लेन थी उसको आपने नोटिस में लाया होता, हमने तो इस कंस्ट्रक्शन जो वहाँ हो रही है उसको रोका होता। 3 दिन पहले जो हम बच्चे की एक हत्या हुई यूपीएससी छात्र की बिजली की मौत की वजह से, उससे कुछ सबक लिया होता तो शायद ये हत्या ना हुई होती। मुख्य सचिव को बोल रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। सबूत दे दिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। काम ठेकेदार कर रहे हैं, पेमेंट ठेकेदारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैंने तो एमएचए तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी एमएचए ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उधर कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे। एलजी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे इन 3 छात्रों की मौत का मुद्दा सड़क से लेकर एमसीडी और संसद तक गूंज रहा है, लेकिन इन छात्रों के परिवारों को क्या जवाब दे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली नगर निगम के सदन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के मेयर और पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की। निगम के इतिहास में पहली बार आज सिर्फ 30 सेकंड एमसीडी की कार्यवाही चली और हंगामे की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चढ़े हुए हैं महापौर, जहां पर कमिश्नर बैठती है, महापौर बैठते हैं, वहां पर बेंच पे ये सभी पार्षद यहां पर चढ़ गए हैं और उनकी यही मांग थी कि दिल्ली में राजेंद्र नगर में जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है छात्रों के साथ, उसको लेकर इस वक्त दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और उसका सीधा सीधा असर यहां पर आज हाउस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर महीने होने वाला ये हाउस जहां पर अलग अलग फैसले लिए जाते हैं, वहां पर इस वक्त जो तस्वीर है बिल्कुल सबसे अलग है। वहीं संसद में भी ये मुद्दा उठा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सैकड़ों करोड़ का शीश महल तो बन गया, लेकिन सीवर की सफाई नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी ने हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। Coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities, कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? हादसे में अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर आज 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हादसे के बाद आज ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन भी हुआ। कोचिंग सेंटर के आसपास के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? काश पहले सावधानी बरती जाती तो इन 3 छात्रों की जान नहीं जाती। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। रफीक खान को बनाया गया है। आपको बता दें कि चीफ विप केसी वेणुगोपाल ने ये आदेश जारी किए हैं, जहां पर रफीक खान को चीफ विप नियुक्त किया गया है और इसके साथ साथ उपनेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान कर दिया गया है। रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया गया है और रफीक खान को चीफ विप बनाया गया है। केसी वेणुगोपाल की ओर से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नियुक्तियां की गई हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रामकेश मीणा को। जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, तो वही उपनेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान कर दिया गया है। रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि रामकेश मीणा को जो है उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। रफीक खान को बनाया चीफ विप। केसी वेणुगोपाल ने ये आदेश जारी किया। तो कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है, जहां बजट को लेकर लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं बजट को लेकर, तो वहीं कुछ और जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ और नियुक्तियां की गई हैं कांग्रेस में। ये देखिए लेटर दिखा रहे हैं आपको, आदेश की कॉपी केसी वेणुगोपाल की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपा गया है, तो रफीक खान को चीफ विप बनाया गया है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार पर चुन चुन करके हमले बोले। अपने अंदाज में राहुल ने इस बार बजट पर बोलते हुए कहा कि हलवा सेरेमनी के साथ साथ चक्रव्यूह का भी जिक्र करते हुए 45 मिनट का भाषण सुनाया और जमकर हमलावर हुए। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, तो वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। नहीं सर, बोलने दीजिए। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हमको लोकसभा में आज राहुल खूब गरजे, सरकार पर खूब हमले किए और एक एक कर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वे इस बार बजट को केंद्रित करते हुए चक्रव्यूह और अभिमन्यु तक ले गए। करीब 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने जब हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। राहुल ने इसके साथ ही मिडिल क्लास का जिक्र किया और कहा कि आपने मिडिल क्लास की छाती में छुरा और पीठ में खंजर भोंका है। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। राहुल गांधी जाति जनगणना पर भी आए और कहा कि आपने ये जो चक्रव्यूह बना रखा है उसे हम तोड़ने जा रहे हैं और हम इस हाउस में जाति जनगणना पास करेंगे। और बटता किसको है? वही 2-3% में। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोची और बढ़ई से हुई बात का जिक्र अपने भाषण में किया। हालांकि उनके इस भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ने उन्हें 4 बार टोका। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी उनकी नोकझोंक देखी गई। वहीं अग्निवीर मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिक्र किया और कहा कि अग्निवीर के परिवार को केवल इंश्योरेंस का पैसा दिया गया था, आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ठीक वैसा ही अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला, जैसा 21वीं सदी में सर एक संसद सत्र के दौरान दिखाया था। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के हमलों का जवाब सरकार कैसे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इस दौरान और राहुल के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ।
मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।